नमस्कार, आप देख रहे हैं जौहर झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आपको सीधे लिए चलते हैं रांची, जहां झारखंड के एडवोकेट जनरल राजीव रंजन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। का जो सप्लीमेंट्री एफिडेविट फाइल हुआ है आप इसमें खुद देख लें, और पहले का जो सप्लीमेंट्री एफिडेविट दीवान इंद्रनील सिन्हा का जो फाइल हुआ था तो आज ये है। सारे कागज 2013 का ये लगा के इन्होंने फाइल किया है इसमें, और ये कागज 50,000 कॉस्ट के साथ वो केस डिसमिस हुआ था। ये बात नहीं आ रही है, आपके समक्ष लाने के लिए मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। आपको मालूम होना चाहिए, और ये ऑर्डर की कॉपी में मैं आपको देता हूँ, सबमिट करता हूँ, सबको फोटो कॉपी करा के दे देते हैं। सर आज की हियरिंग में जी स्टेट के बिहाफ पे आप अपीयर हुए? स्टेट के बिहाफ में हमारे एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं आशुतोष आनंद और कृष्ण राज ठक्कर, ये दोनों को हमने ऑथराइज किया था। ये दोनों ने राज्य सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा। एक बार और क्लियर कर देंगे कि आज का एक्चुअली कोर्ट का ऑब्जर्वेशन जो बोले आप आरओसी का और ईडी के कॉन्टेक्स्ट में क्या था? यही ऑब्जर्वेशन था कि ये तथ्य जो छिपाया गया है कि दीवान इंद्रनील सिन्हा जो पहले रिट फाइल किया था उसको डिसमिस किया गया है 50,000 रुपये के कॉस्ट के साथ, और वो सारे कागजात जो उस केस में लगे थे वही सब कागज आज सप्लीमेंट्री एफिडेविट में ये पिटिशनर ने लगाया है। तो इस बात को कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है, सिर्फ इस पे कहा है कि केस रिकॉर्ड ओरल ऑब्जर्वेशन था माननीय मुख्य न्यायाधीश का कि अगर ये बात सच है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इसलिए इस रिकॉर्ड को कोर्ट के ऑर्डर में से इस रिकॉर्ड को इस केस के साथ अटैच करके अगली तारीख को इसके साथ रिकॉर्ड लगाया जाएगा। अभी आपने कहा आरओसी को पार्टी बना करके कहा गया है कि जो कंपनी के बारे में जो ब्यौरा दिया हुआ उसकी वेरिफिकेशन करके उसके लीगलिटी पे कि ये कंपनी है नहीं है, क्या रजिस्ट्रेशन जो उन्होंने कागज लगाया उसको वेरिफिकेशन करके रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। कितने दिन में? अगली सुनवाई की जो तारीख है मुकर्रर है 2 हफ्ते के बाद। 2 हफ्ते बाद। हाँ, तो ये सिर्फ यहाँ पर ईडी को पार्टी बनाया गया है। ईडी को पार्टी बनाया जाना ये गलत रिपोर्ट है। ईडी ऑलरेडी पार्टी है, और उसको एक कॉपी सर्व, चूंकि ये केस फाइल हुआ है तो हर रिस्पोंडेंट को कॉपी सर्व होता है, तो उसको कॉपी सर्व करने की बात कही गई है ऑर्डर में। कोई उसको ईडी को कोई अपने तौर पे ऑर्डर के द्वारा कभी भी कोई रिपोर्ट देने की बात नहीं कही गई है। ये जो रिपोर्ट आ रहा है प्रेस में ये गलत रिपोर्ट है, सिर्फ कॉपी सर्व करने की बात कही गई। सर आप महाधिवक्ता हैं और राजीव जी अगर इस तरीके से गुमराह कर दिया, आधा पक्ष बताया आधा पक्ष नहीं बताया, तो क्या ये ऐसा कोई उपाय है कि महाधिवक्ता भी एक्शन ले सकते हैं या उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं? एक्शन तो हमने यही लिया कि हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे बुलाना पड़ा क्योंकि ये मैटर सेंसिटिव है और उच्च पदाधिकारियों के ऊपर है, और इतने लाइटली कोई भी काम को कोई मीडिया अपने स्तर पे बिना किसी को क्रॉस वेरिफिकेशन किए, बिना किसी से पूछे हुए अपना जो न्यूज़ चलाना शुरू कर देता है। इस वजह से मुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाना पड़ा। अगर कोई आकर हमसे स्पष्ट करता, पूछता कि ऐसी ऐसी बात कही गई है, ये सच है कि नहीं, मैं बता देता आपको। तो ये मीडिया का ये रोल है कि दोनों तरफ से का जो पक्ष है और कि एक्चुअल में जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या है और किस तरह की बात कही गई है, क्या ऑर्डर पास हुआ है, ये इसको स्पष्ट तौर से मीडिया में आना चाहिए और कहना चाहिए आपको। ये आय से अधिक संपत्ति का मामला क्या था? ये आय से अधिक संपत्ति का मामला नहीं है, ये बहुत ही वेग एलिगेशंस है कि शेल कंपनी है, कई 30-35 कंपनी का नाम दिया गया है, उस कंपनी में ये कंपनी सिर्फ नाम की कंपनियां हैं, वो सब एलिगेशन है। तो सारे एलिगेशंस वही कंपनी के नाम पे जो पहले ऑलरेडी केस फाइल हुआ था, और सेम टू सेम केस डिस्पोजल होकर 50,000 रुपये जुर्माना लगा दीवान इंद्रनील सिन्हा के नाम पे। सर एक चीज और जानकारी दे दीजिए, वो इंद्रनील सिन्हा वाला मामला जब डिसमिस हुआ तो क्या वो फैक्ट जो प्रेजेंट किया गया था, जो पेपर, वो उसकी जांच हुई और वो गलत था इसलिए वो उसको डिसमिस किया गया, या कोई और दूसरा आधार था? ये ना हम आप जानते हैं, और हम इस बात पे हम जजमेंट के कोर्ट के आदेश पर हम तो कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको ये स्पष्ट बता दें कि कोई केस प्रेजेंट करता है और सारी तथ्य को बाहर कोर्ट के समक्ष रखता है, और कोर्ट उस पर समीक्षा करके ये देखता है कि ये सही नीयत से ये केस नहीं किया गया है, तथ्य नहीं है, तो उस केस को उसके आधार पर, उनका क्रेडेंशियल्स के आधार पर कोर्ट ने डिसमिस किया और 50,000 रुपये उसके ऊपर जुर्माना लगा है। तो वो जजमेंट आज भी मान्य है हमारे लिए और सभी के लिए। अगर कोर्ट को लगता कि ये सही था तथ्य, तो उसी समय ये इसमें इंक्वायरी हो जानी चाहिए थी। इंक्वायरी नहीं हुआ, गलत समझा गया, उनका क्रेडेंशियल्स ठीक नहीं था, इस वजह से जुर्माना लगा उनके ऊपर। सर अभी तो ये माना है, इसीलिए इस रिकॉर्ड को, क्योंकि उन्होंने छिपाया है हमारी ओरल कंधे पे, ये इस रिकॉर्ड को कोर्ट ने अपने ऑर्डर से
मंगाया है और इस आज के केस के साथ उस रिकॉर्ड को अटैच किया जाएगा अगले बार। लेकिन एक एक्स्ट्रा सर हुआ कि आरओसी को भी बोला इस मामले में कोई जांच का आदेश नहीं दिया गया। नहीं, जांच का कोई आदेश नहीं है। ईडी पहले से पार्टी था, आज पार्टी बनाने का जो बात है वो गलत है। वो भी गलत है। वो पूर्व से ही पार्टी बना हुआ है। कानूनी रूप से मतलब यह होता है कि जितनी भी पार्टियां होती हैं जो सरकारी पार्टियां हैं उनको कॉपी सर्व की जाती है। ये पिटिशनर का दायित्व है कि सभी को कॉपी सर्व किया जाता है। जैसे सरकार पार्टी है तो सरकार को भी कॉपी रिसीव करके ही फाइल किया जाता है, और जितनी भी अन्य पार्टियां हैं प्राइवेट पार्टी को छोड़ करके। सर एक नया डेवलपमेंट ये भी हुआ कि आरओसी को बोला लीगलिटी चेक करने के लिए, तो अगर फैक्ट्स पुराने ही हैं इस केस के तो व्हाई दिस नेक्स्ट स्टेप? मतलब आरओसी को कुछ नए फैक्ट्स भी आए हैं क्या उनके पिटिशन? कोई नए फैक्ट्स नहीं है। कंपनी का जो नाम दिया गया है उसको वेरीफाई करने के लिए आरओसी को कहा गया है, और आगे की कार्रवाई अभी केस पेंडिंग है कोर्ट में। अगली तारीख को इस पर फिर सुनवाई होगी। हम लोग इस बात को फिर से रखेंगे मजबूती से। सर आपके जो कलीग है वो उन्होंने पूरा 400 पन्ना स्टडी कर लिया, जो सप्लीमेंट्री फाइल किया। रिटर्न आज का आदेश कुछ आया है क्या? आदेश आता ही आपको मिल जाएगा। जैसे बिना आदेश को आपने जाने हुए अपने जैसे मीडिया में चलाया है, वैसे हमने किसी को कंप्लीट करना पड़ा मुझे। आदेश तो होगा ही। आज आदेश जो हुआ है उसकी कॉपी जरूर उपलब्ध होगी, अपलोड हो जाएगा, मिलेगा आपको। आप भी देख सकते हैं। ईडी को रिपोर्ट देने की जो बात कही जा रही है मीडिया में गलत है, ये मैं कहना चाहता हूँ। और जो कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन किया उसके ऊपर कार्रवाई होगी इस पिटिशनर शिवशंकर शर्मा के ऊपर। अगर सही में अगर दीवान इंद्रजीत सिन्हा का नाम उसने लिया, उनके कागज आपने लगाए हैं और उनका पिटिशन को डिसमिस हुआ, ये आपने नहीं लिखा है, इसीलिए इस रिकॉर्ड को साथ में अटैच करने की बात कही गई है। वेरी सरप्राइजिंग कि सेम केस में सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होती है, गवर्नमेंट के प्लीडर कुछ और कर रहे हैं, पिटिशनर कुछ और क्लेम कर रहे हैं। दिस इज कम्प्लीटली डायग्रामेटिकली ऑपोजिट नहीं होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन देखिए, कोर्ट का कई ऑब्जर्वेशन होता है, सब लोग अपनी अपनी पक्ष कहते हैं, सरकार भी अपना पक्ष कहता है, पिटिशनर भी अपना पक्ष कहता है, कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन कुछ हो सकता है, लेकिन फाइनल जो ऑर्डर होता है उसी ऑर्डर को आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए और रिपोर्ट करना चाहिए। बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी बैंटर्स होते हैं कोर्ट के, वो रिपोर्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी अब एक तरफ का छप जाता है, दूसरी तरफ से नहीं छपता। इस वजह से हमें आज बुलाना पड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सर उसकी कॉपी मिल गए? हाँ, दे देंगे आपको। ये दीवान इंद्रजीत सिन्हा का जो कॉपी है कोर्ट के ऑर्डर का, उस कॉपी हम दे देंगे, आप ले लीजिए। इसे कॉपी करा करके मैं आपको दे देता हूँ, 10-15 कॉपी करा देता हूँ। सर एक मैं फोटो खींचना, जब तक फोटो स्टेट आएगा हम फोटो भी खींच सकते हैं, एक ऑप्शन है, आप ले लीजिए। तो एडवोकेट जनरल राजीव रंजन को आप सुन रहे हैं, जिनका सीधे तौर पर कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की जरूरत इसलिए आन पड़ी क्योंकि एक पक्ष की तरफ से तमाम चीजें दिखाई जा रही हैं, लेकिन आज हाईकोर्ट ने जो कुछ अपने आदेश में कहा है उनमें ईडी को किसी तरह का कोई आदेश नहीं दिया गया है, ना ही आय से अधिक संपत्ति के किसी तरह के मामले की बात सामने आ रही है। मीडिया में जिस तरीके की रिपोर्टिंग इस वक्त चल रही है उससे लेकर नाखुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि एक पक्षीय चीजों को और तर्कों को दिखाने की जगह दोनों पक्षों की तरफ से बातों को जानने की जरूरत थी। लेकिन आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि आज हाईकोर्ट के जब सारी चीजों को लेकर के दस्तावेजों की जांच हो रही थी, उस दौरान जांच में ईडी को किसी तरह का कोई निर्देश नहीं दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि यहां पर जिन आदेशों की बात हाईकोर्ट की तरफ से है उसकी प्रति भी बहुत जल्द संलग्न की जाएगी। 2 हफ्ते के बाद कोर्ट एक बार फिर से इस पर सुनवाई करने वाला है, जिस दौरान जिन कॉपियों को, जिन जानकारियों को रखने की बात कही गई है उनमें पिटिशनर की तरफ से दायर पहले के मामले, जिनमें पिटिशनर के ऊपर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था, जिनमें अपनी बातों को वो साबित नहीं कर पाए थे, उसे भी संलग्न करने की बात रखी गई है। तो सोरेन परिवार की संपत्ति का जांच के मामले में आज हाईकोर्ट की तरफ से महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त ये कि ईडी को आदेश नहीं दिया गया है किसी भी तरीके की जांच को लेकर। झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन का ये बड़ा बयान, इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मीडिया में गलत रिपोर्टिंग हो रही है, ये उनका कहना है। ईडी को जांच का कोई आदेश हाई कोर्ट ने अपनी तरफ से नहीं दिया है। ईडी का इस मामले में पहले ही ईडी एक पार्टी है, उसे अलग से एक पार्टी के तौर पर दिखाना गलत है। यह आय से अधिक संपत्ति का मामला नहीं है, एडवोकेट जनरल राजीव रंजन ने यह कहा। झारखंड के महाधिवक्ता हैं जिनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, जिनमें उन्होंने कहा कि मीडिया में गलत रिपोर्टिंग हो रही थी और इस वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्हें करनी पड़ी। झारखंड के एडवोकेट जनरल राजीव रंजन को आप सुन रहे थे।
और हमारे साथ रांची से इस वक्त संवाददाता संजय सिन्हा जुड़ चुके हैं। संजय, जो एडवोकेट जनरल को जितना मैं सुन पा रही थी, उनका ये कहना है कि कोर्ट ने किसी भी तरह के ईडी को आदेश नहीं दिया है, रिपोर्टिंग जो हो रही है वो गलत हो रही है। जानना चाहूंगी कि हाई कोर्ट क्या कह रहा है और एडवोकेट जनरल किस तरीके से चीजों को रख रहे थे। जी बिल्कुल, मैं सीधा आपको जो एजी हैं सीधे उनसे बात करा देता हूं। आप सीधे सवाल एजी से ही पूछ सकती हैं, ज्यादा बेहतर बताएंगे आपको। सर हेलो सर, सीधा मेरा सवाल कि हाईकोर्ट ने आज क्या कुछ कहा है, क्योंकि तमाम जगहों पर चर्चाएं इस बात की कि ईडी को जांच का जिम्मा दिया गया था। नहीं, ये बिल्कुल ही गलत रिपोर्ट है। ईडी को जांच का कोई जिम्मा नहीं दिया गया है आज के आदेश में, और सरकार की तरफ से बहुत ही जोर से ये बात उठाई गई है कि ये दीवान इंद्रनील सिन्हा ने इन्हीं तथ्यों पर, इन्हीं कागजों के आधार पर एक 2013 में केस किया था, जो डिसमिस किया गया था पीआईएल को, और 50,000 रुपया उनके ऊपर जुर्माना लगा था। उन सभी कागजों को वही तथ्यों के साथ फिर से सप्लीमेंट्री एफिडेविट में इस केस में आज जोड़ दिया गया है। तो कोर्ट ने पहले के केस रिकॉर्ड जो 2013 का जो केस है उसको इस केस के साथ मंगाया है, और कड़ा ऑब्जर्वेशन किया है आज के पिटिशनर जो शिवशंकर शर्मा है उनके ऊपर कि अगर ये बात सही है, तथ्य सही है कि आपने उनका नाम लिया है और पिटिशनर डिसमिस हो गया, ये नहीं कहा है, तो आपके पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपके पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। तो किसी तरह के नए एविडेंस इस दौरान नहीं रखे गए, पुराने एविडेंसेस को, तथ्यों को ही दोबारा रखा गया था। पुराने एविडेंस 100 में से 80 तथ्य सब पुराने एविडेंस को ही रखा गया है, और पुराने एविडेंस का जो रिप्रेजेंटेशनिस्ट हैं दीवान इंद्रनील सिन्हा, उनका नाम भी लिया मुद्दा उठाया था ऐसा एलिगेशन वो भी छिपाया गया कि इसके बाद उन्होंने पीआईएल किया था, जो पीआईएल डिसमिस किया। बिल्कुल। तो आय से अधिक संपत्ति के मामले का जिक्र बार बार किया जा रहा था, उस तरह की रिपोर्टिंग भी हो रही थी, तो क्या ये इससे जुड़ा हुआ कोई मसला नहीं है, कोई मामला नहीं है? मैटर नहीं है, ये कोई मसला नहीं है। ये शेल कंपनी का मसला है कि ये इतने सारे कंपनी जो शेल कंपनी है इनका कोई आधार नहीं है, ये सिर्फ नाम की कंपनी है। पहले भी केस था, इन्होंने इसके बाद और सप्लीमेंट्री में और सारे तथ्य डाले गए हैं, और इस पे इसीलिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को एक वेरिफिकेशन रिपोर्ट कह के देने की बात कही गई कि जो कंपनी का नाम इन्होंने दिया है उससे वेरीफाई करके आप रिपोर्ट दें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सीधे तौर पर ये कहा जाना कि यहाँ पर कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि जिन चीजों को यहाँ पर पिछली बार में आपत्तियों को जाहिर करते हुए रखा गया था, उन चीजों को संलग्न करने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत दी गई है, और 2 हफ्ते के बाद एक बार फिर से हाईकोर्ट की तरफ से सुनवाई की जाएगी। झारखंड में तेजी से करवट लेती राजनीति ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की परेशानी को बढ़ा दिया है। खतियान के बाद खदान के मामले में घिरती हेमंत सोरेन सरकार इस राजनीतिक चक्रव्यूह को भेदने में जुट गई है। वहीं बीजेपी भी कोई मौका गंवाने को तैयार नहीं दिख रही। झारखंड के सियासी मैदान में क्या कुछ चल रहा है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। हेमंत सोरेन सरकार को कोई खतरा है? सीएम हेमंत सोरेन चौतरफा घिर रहे हैं। क्या झारखंड में होगा सियासी उठापटक? इस तरह के सवालों ने प्रदेश का राजनीतिक पारा बढ़ा दिया है। बहुमत के आंकड़े के कई कदम आगे रहने वाली हेमंत सोरेन सरकार फिलहाल परेशान दिख रही है, और ये परेशानी खदान से लेकर खतियान और राजभवन की भूमिका से लेकर चुनाव आयोग की सक्रियता से और बढ़ती नजर आ रही है। कहते हैं बिना आग के धुआं नहीं निकलता, इसलिए सत्ताधारी दल के नेता बीजेपी की भूमिका पर अभी से सवाल उठाने लगे हैं। देखिए, भाजपा बहुत अति उत्साहित है और इस तरह का माहौल ही तैयार करता है, क्योंकि कई एक राज्यों में इनके द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता के बिना यहां नहीं रह सकता, और झारखंड प्रदेश इतना जो माइंस में, खनन में इतना मैंने जो रिच है, तो इसको एक तरफ से समझ लीजिए कि उपनिवेश टाइप का वो लोग बनाना चाहता है। गुरुवार को दिन भर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अचानक दिल्ली जाने की अफवाह उड़ती रही सही कसर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे के एक ट्वीट ने पूरी कर दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बीजेपी की शरण में, लेकिन रात होते होते ये कोरी अफवाह ही साबित हुई। अब बीजेपी के नेता ताजा राजनीतिक घटनाक्रम से खुद को अलग रखने के लिए
तर्क दे रहे हैं। मुझे लगता है ये उचित नहीं है। क्या हमने कहा था माननीय मुख्यमंत्री जी को कि खनन पट्टा अपने नाम कर लें? क्या हमने स्वास्थ्य मंत्री को कहा था कि स्वास्थ्य कर्मियों को दी जाने वाली राशि खुद डकारने का प्रयास करें? क्या हमने मिथिलेश ठाकुर को कहा था कि वो मंत्री रहते हुए ठेकेदार की भूमिका में भी रहें? दरअसल ये सरकार अपने कर्म कुकर्म के कारण इतने बुरे तरीके से घिर गई है कि इसे किसी दूसरे को गिराने के लिए आवश्यकता नहीं। हाल के दिनों में बीजेपी के अति उत्साह और सांसद निशिकांत दुबे के ट्वीट पर जेएमएम सवाल उठा रहा है। उसका कहना है कि बीजेपी लाख कोशिश कर ले, पर जनता के समर्थन से बनने वाली हेमंत सोरेन सरकार 5 साल ही नहीं बल्कि अगले 15 साल तक सत्ता पर काबिज रहने वाली है। सरकार अपना काम कर रही है, बेहतर तरीके से काम कर रही है, मजबूती के साथ काम कर रही है। कहीं कोई दिक्कत ये लोग अभी तो 5 साल का तो मैंडेट है, 2.5 साल गुजर गए, 2.5 साल और बचा है। प्रचंड जनादेश के साथ बहुमत है, जन भावनाओं के अनुरूप सरकार काम कर रही है। मैं इससे इतर हटकर बोलना चाहता हूं कि अगले 15 सालों तक कोई राजनीतिक वैकेंसी नहीं है झारखंड में। हेमंत सोरेन सरकार फिलहाल चौतरफा लड़ाई में घिरती हुई नजर आ रही है। खदान लीज मामले में राजभवन, चुनाव आयोग और हाई कोर्ट के समक्ष सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी है, जबकि खतियान के मामले में राज्य की आम जनता के बीच सरकार को अपना स्टैंड साफ करना है। ये सब कुछ राज्य सरकार के लिए जितना आसान दिखता है उतना शायद आसान भी नहीं, लेकिन इस बात को नहीं भूल सकते कि कई मौकों पर हेमंत सोरेन ने खुद को साबित करने में सफलता पाई है। अविनाश कुमार, संवाददाता, न्यूज़ 18 रांची। और अब बात लालू प्रसाद को मिले ईद के गिफ्ट की। जी हां, लालू प्रसाद को चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा ट्रेजरी मामले में जमानत मिल गई है। मामला डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की निकासी का है। 1990 से 1995 के बीच डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की निकासी कर ली गई थी। इस मामले में लालू प्रसाद को 5 साल की सजा हुई है। हाईकोर्ट में लालू प्रसाद ने आधी सजा पूरी करने की दलील दी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया है, माना है। लालू प्रसाद के वकील के मुताबिक 30 महीने की जगह लालू प्रसाद ने 42 महीने की सजा पूरी कर ली है। सजा अवधि के रिकॉर्ड को देखते हुए कोर्ट ने आरजेडी अध्यक्ष को जमानत दे दी। फिलहाल लालू प्रसाद खराब स्वास्थ्य की वजह से दिल्ली एम्स में इलाज करा रहे हैं। केस में लिया था, वही प्ली इस केस में भी लिया था। टोटल करीब 42 महीना हमारा हो गया था इस केस में कस्टडी पीरियड, उसको कंसीडर करते हुए कोर्ट ने बेल ग्रांट किया। सीबीआई ने उसको अपोज किया कि आधा सेंटेंस नहीं हुआ है, पर कोर्ट ने इनके दलील को नहीं माना और हमारे दलील को मानते हुए सस्पेंशन। सर, इनका 42 महीना आपने जैसे बोला, हाफ सेंटेंसिंग कितनी जरूरत थी सर? 5 साल की सजा थी, 30 महीना की जरूरत है। 42 कर चुका सर। अब कब तक उम्मीद की जा सकती है कि लालू प्रसाद यादव बाहर रहेंगे? ट्यूसडे वेडनेसडे तक बाहर। 10 लाख रुपया फाइन। 10 लाख रुपया फाइन अमाउंट के। सर खबर जमशेदपुर से, जहां साक्षी में युवती से छेड़खानी करना युवक को महंगा पड़ गया। दरअसल स्कूटी से जा रही युवती पर चौक पर खड़े एक युवक ने कमेंट कर दिया, जिसके बाद नाराज युवती ने स्कूटी से उतरकर युवक की जमकर पिटाई शुरू कर दी। फिर क्या था, देखते ही देखते लोगों की भीड़ जुट गई। इतना ही नहीं, पुलिस के हिरासत में लेने के बाद भी युवती मंचले की पिटाई करती रही। पुलिस ने बीच बचाव कर युवक की जान बचाई और उसे हिरासत में लेकर थाने पहुंची। युवती द्वारा मंचले युवक के पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। रिम्स अस्पताल में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर से लेकर 4थे फ्लोर तक लगातार लोगों के फोन की चोरी हो रही है। ऐसे में परिजनों की परेशानी दोगुनी होती दिखती है। जहां पैसे बचाने के लिए वो सरकारी अस्पताल में मरीजों को भर्ती कराते हैं, उन्हीं परिवार वालों को जब अपना महंगा फोन खो जाता है, उसके बाद मलाल के सिवा वो कुछ नहीं कर पाते। रिम्स में जहां फोन चार्जिंग की सुविधा है, वहां सीसीटीवी कैमरे भी इंस्टॉल नहीं है। साथ ही सुरक्षा कर्मी भी फोन खोजने में इन लोगों की कोई मदद नहीं करते। मोबाइल चोरी हो गया है। बाहर बरामदा में मेरा पति सोए थे, उनका से चोरी हो गया है। 12 बजे से पहले चोरी हो गया है और
फोन अभी भी ऑन है, रिंग हम लोग बार बार कर रहे हैं, कोई उठा नहीं रहा है और हम लोग गोटा ढूंढे, मिल नहीं रहा है। अभी तक तो कुछ मदद नहीं मिला है। कंप्लेन किए हैं, पुलिस चौकी गए। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार।